नमस्कार साथियों, मैं डीसी यादव आप सभी का DCIAS पे स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1813 और 1833। इससे पहले दोस्तों हमने 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट था उसका अध्ययन कर लिया। हमने जाना कि इसको लाने के लिए क्या कारण थे और क्यों इसे लाया गया था। आफ्टर दैट हमने देखा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे बंगाल जुडिशरी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा एंड आफ्टर दैट 1793 का चार्टर अधिनियम। अब हम इससे आगे आज पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट एंड आफ्टर दैट 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या प्रावधान है और इससे भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उसका भी अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं 1813 चार्टर अधिनियम की ओर। दरअसल 1813 के चार्टर अधिनियम में कंपनी को पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जैसा कि 1793 का जो चार्टर अधिनियम हमने पढ़ा उसमें देखा कि कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, जिसकी अवधि समाप्त हो रही थी। अब 1813 के अधिनियम में पुनः इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी के व्यापारिक जो एकाधिकार थे उसे समाप्त कर दिया गया। इसका तात्पर्य हुआ कि कंपनी ही केवल व्यापार कर सकती थी, जो ऐसा अधिकार था भारत में, अब वो खत्म कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ व्यापार करने का जो अधिकार अभी भी केवल और केवल कंपनी को ही था और चाय पर व्यापार करने का अधिकार भी केवल और केवल कंपनी को था। यानी अन्य लोग भारत में आके व्यापार कर सकते थे, लेकिन चाय को लेके व्यापार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा भारत में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। यानी एक तरीके से शिक्षा पे फोकस किया गया। लेकिन ब्रिटिश के जो अन्य अधिकारी थे, उच्च लोग थे, उनके द्वारा इसका विरोध किया गया और ये कभी अस्तित्व में ही नहीं आया। यानी जो 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था शिक्षा के लिए, वो उन्हीं बड़े अधिकारियों के विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि पुर्तगाली लोग जब भारत में आए थे तो उनकी एक मंशा ये थी कि व्यापार के साथ साथ वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो ब्रिटिश लोगों की भी मंशा थी कि भारत में जाके वो ईसाई मिशनरी खोलें, उसका प्रचार प्रसार करें। तो उनकी ये इच्छा 1813 के अधिनियम में पूरी कर दी गई। इसके अलावा जो राजस्व खाता था, जो रेवेन्यू जनरेट होता था टैक्स वगैरह से, उसके जितने पैसे होंगे उसके लिए अलग अकाउंट रखा जाएगा और व्यापारिक लेन देन जो होता है उसके लिए अलग अकाउंट रखा जाएगा। यानी दोनों को अलग अलग बांट दिया गया। इसके अलावा जो भी व्यापारी ब्रिटिश थे वो भारत में आ सकते थे, इंजीनियर जो थे वो भारत में आ सकते थे, यहाँ पे रह सकते थे और बच सकते थे। एक तरीके से कि भारत में पकड़ बनाने की, भारतीय लोगों पर पकड़ बनाने के लिए ब्रिटिश संसद की एक नई चाल थी और कंपनी के भागीदारों को अब भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश देने की व्यवस्था की गई। यानी ये लोग जितना कंपनी से पाते हैं अब उसको भारतीय राजस्व से 10.5% कंपनी को देंगे। तो कुल मिलाकर अगर 1813 के चार्टर एक्ट को देखोगे तो आप ये पाओगे कि एक तो कंपनी का जो एकाधिकार था कि कंपनी ही केवल बिजनेस कर सकती है, इस भ्रम को ब्रिटिश संसद ने खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं की कंपनी की ताकत का एहसान ब्रिटिश संसद को हो गया था। उनको अंदाजा था कि आगे चल के विद्रोह कर सकती है कंपनी ब्रिटेन से। तो ऐसे में अब कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया कि कंपनी केवल व्यापार नहीं कर सकती, कोई भी आके व्यापार कर सकता है, भारत में रह सकता है, बच सकता है, ये सारे प्रावधान किए गए। लेकिन 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 चाय के साथ जो व्यापार है वो आज भी केवल कंपनी को ही था और चीन के साथ व्यापार करने का भी अधिकार केवल कंपनी को था। यानी चीन के साथ केवल कंपनी व्यापार कर सकती है, कोई व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं कर सकता। चाय पे केवल कंपनी व्यापार कर सकती है, कोई व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके अलावा कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया इन दोनों को छोड़ के। आगे हमने ये देखा कि जो धर्म के प्रचार प्रसार है ईसाई का, उसकी मंशा जो थी इसको पूरी कर दी गई। यानी भारत में आके अब ईसाई लोग अपना मिशनरी खोल सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, भारत में रह सकते हैं, बच सकते हैं।
भारत के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया शिक्षा के लिए, लेकिन वो भी अस्तित्व में नहीं आया। तो ये थे कुछ प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के। अब बात करते हैं 1833 का। दरअसल 1833 का अधिनियम जो था उसमें पुनः कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ पे व्यापार होगा, कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कि कंपनी अब 20 वर्षों तक और व्यापार कर सकती है। और कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार को लेके कि चाय पे केवल कंपनी व्यापार कर सकती थी, उसको भी खत्म कर दिया गया। और चीन के साथ केवल कंपनी व्यापार कर सकती थी, उसको भी खत्म कर दिया गया। यानी आम लोग भी अब चीन और चाय के साथ व्यापार कर सकते थे। इसके अलावा ब्रिटिश जो थे वो भारत में केंद्रीकरण को बढ़ावा देना चाहते थे। यानी ब्रिटिश संसद भारत में केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहती थी। और इसको बढ़ावा देने के लिए जो बंगाल के गवर्नर थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जैसे आपने देखा था कि 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें बंगाल का जो गवर्नर था उसके पीछे गवर्नर जनरल जुड़ गया था। यानी अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो ये कब हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। अब यहाँ पे क्या होता है, 1833 के चार्टर अधिनियम में ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इनका प्रमोशन कर दिया गया। अब इन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और आपको पता होगा इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। और गवर्नर जनरल से उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी एक तरीके से केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया, सेंट्रलाइजेशन को। इसके अलावा दोस्तों जब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा विलियम बेंटिक को, तब उसके पास और सारे अधिकार आ गए। जितने भी सैनिक अधिकार थे, जितने भी असैनिक अधिकार थे, वो सभी अधिकार अब विलियम बेंटिक को मिल गए। इसके अलावा मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास अलग कानून बनाने की शक्ति थी, वो शक्ति भी समाप्त कर दी गई इस अधिनियम के द्वारा। यानी सारी शक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक के हाथों में दे दी गई। और अंग्रेजों को बिना अनुमति भारत में आकर रहने बसने की इजाज़त दे दी गई। जैसे मैंने कहा था कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त करके आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया था। अब इस अधिनियम में प्रावधान यह गया कि अंग्रेज भारत में आके बस सकते हैं और रह सकते हैं। इससे पहले केवल व्यापारी और इंजीनियर को छूट थी, लेकिन इस अधिनियम में आम अंग्रेज भी भारत में आके रह सकता था। और इस अधिनियम में एक प्रावधान ये भी था कि इसमें एक विधि आयोग का गठन किया गया। और आप देखेंगे कि बाद में आगे चल के 1853 का जो अधिनियम आता है उसमें इसको सदस्य भी बना दिया जाता है, परमानेंट। और धर्म के, वंश के, रंग के, स्थान के आधार पे किसी भी व्यक्ति को अब किसी सरकारी नौकरी में अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रावधान था भारत के हित में, एक बहुत बड़ा बदलाव था भारत के हित में कि जन्म आधार रंग भेद के स्तर को समाप्त कर दिया गया था। और अब किसी भी व्यक्ति को यदि ब्रिटिश कंपनी में जॉब पानी है तो उसके लिए ये सारे प्रावधान खत्म कर दिए गए थे। और आगे चल के हम ये भी देखते हैं कि दास प्रथा जो भारत में विद्यमान थी उसे भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी अब कोई किसी को दास नहीं बना सकता था भारत में, इस प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। तो 1833 के अधिनियम में दो बहुत बड़े बदलाव भारत के सामाजिक स्तर पर देखने को मिला। एक तो रंग भेद, जन्म, वंश के आधार पर जो नौकरी में योग्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया। यानी किसी भी व्यक्ति को रंग, जात, भेद, स्थान के आधार पर बाहर नहीं किया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा भारत पे प्रभाव ये पड़ा कि दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। तो अल्टीमेटली अगर इसके कंक्लूजन को देखें तो हम पाएंगे निष्कर्ष में कि जहां 1813 के अधिनियम में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन और चाय पे उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 में आगे हम देखते हैं कि चीन और चाय दोनों से भी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। जहां 1813 में कहते हैं कि कोई ब्रिटिश जो व्यापारी है
बिजनेसमैन है, कोई इंजीनियर है, वो आके भारत में रह सकता है। वही 1833 में ये आम अंग्रेज के लिए भी कह दिया जाता है कि आम अंग्रेज भी अब भारत में आके बस सकता है, रह सकता है, केवल इंजीनियर्स या व्यापारी ही नहीं हो सकते हैं। और हमने एक चीज ये देखा कि 1833 में सेंट्रलाइजेशन होता है। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये सारे प्रावधान आए। सती प्रथा, दास प्रथा, रंग भेद जैसे चीजों का उन्मूलन आपको देखने को मिलेगा 1833 के अधिनियम में। तो ये था दोस्तों 1813 और 1833 का अधिनियम। इसमें क्या प्रावधान थे हमने चर्चा किया। ये सेशन आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।